नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और इससे पूर्व वीडियो में हम लोगों ने मराठा राज्य की शुरुआत की थी, लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मराठा राज्य का केवल और केवल स्ट्रक्चर समझा था, एक डायग्राम समझा था। और वो स्ट्रक्चर हमारे लिए इसलिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम उस स्ट्रक्चर को बढ़िया से दिमाग में बैठा लें तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा मराठा राज्य को लेकर के, आखिर मराठा है क्या और मराठा में क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर हमें पूरे मराठा राज्य को एक दिशा में घुमा देता है, पूरा ओवरव्यू हमें दे देता है। ठीक है, तो आज हमें शुरुआत करनी है उससे आगे, यानी कि मैंने मराठा राज्यों को कुल मिलाकर के 7 भागों में डिवाइड किया था और उन 7 में से मैंने एक एक स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। और आज मैं उसमें से पहला स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मराठा राज्य के अंदर उद्भव के कारण। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मराठा राज्य, मराठा राज्य, और इस मराठा राज्य में 7 मैंने इसको भाग में डिवाइड किया था। और इन 7 में से अब हमारा पहला जो है वो है उद्भव के कारण, अर्थात हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिनके कारण मराठों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, विकास हुआ था। यहाँ से उद्भव के कारणों से या उदय के कारणों से यूपीपीसीएस 1992 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं सबसे पहले कारण की बात करूं तो सबसे पहला कारण था बच्चा, तो वो था आपका भौगोलिक परिस्थिति, या कह सकते हैं महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। अब महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कैसे, तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो पश्चिम वाला भाग है, वेस्ट वाला भाग है, उधर क्या है आपका अरब सागर, और नॉर्थ में क्या है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो भूमि है वो बड़ी ही ऊबड़ खाबड़ भूमि है और जलवायु अपने आप में अलग है, सूखा क्षेत्र है बहुत ज़्यादा। तो मराठों के लिए इन विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करना है ना, अपने आप में एक है ना कला हो गई। और मराठों के लिए महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने उनके लिए कठोर जीवन जीने की कला सिखा दी। ठीक है, अर्थात वो कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी जीवन जीना सीख गए, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे जैसे आपका मुगल हो, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग था। कठोर परिस्थितियों में जो आदमी तप जाता है ना, तो वो आगे चल के आईएएस बन जाता है। क्लियर? ठीक है, तो पहला कारण क्या था हमारा, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। अगर हम दूसरे कारण की बात करें, दूसरा कारण था आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। अब ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो ये बच्चा ऐसे महत्वपूर्ण है कि आप जानते हो कि सूफी संत और भक्ति आंदोलन मेडलिस्ट का एक वैसा पार्ट भी है। तो महाराष्ट्र में चाहे वो रामदास हो, तुकाराम हो, एकनाथ हो, बहुत सारे है ना संत वगैरह थे जिन्होंने महाराष्ट्र में सुधार की एक गंगा सी बहा दी है ना। और आपके धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, इनके लिए उन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इन प्रकार के सुधारों से मराठों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और राष्ट्र भावना का विकास हुआ, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई किसके, मराठों के उदय के लिए। क्लियर? ठीक है, तीसरा जो तथ्य हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। तो ये कैसे ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो देखो इस समय हुआ क्या था, तत्कालीन राजनीति की बात हम बात कर रहे हैं। तो जब मराठों का धीरे धीरे उदय हो रहा था, उसी समय अहमदनगर राज्य जो महाराष्ट्र में वर्तमान में, डायग्राम बना के समझाऊंगा अभी। तो जो अहमदनगर है वहां पर राज्य की सत्ता क्या हो गई, कमजोर हो गई। अहमदनगर कमजोर पड़ गया, अर्थात अहमदनगर की जो शक्ति थी वो छिन्न भिन्न होने लगी थी और वो बिखर गया था। दूसरी तरफ 1605 में इधर मुगल साम्राज्य में किसकी मृत्यु हो चुकी थी, अकबर की। तो इधर अकबर की मृत्यु का होना, उधर अहमदनगर राज्य का बिखर जाना। तो इन परिस्थितियों में मराठों को बहुत ज़्यादा क्या मिला, बेनिफिट मिला। ठीक है, और इन कारणों के चलते मराठों को एक मौका मिला अच्छे से उदय होने का, वो ग्रोथ कर पाए बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो वो था आपका शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व।
है ना, उनकी पर्सनालिटी या उनका नेतृत्व अपने आप में चमत्कारिक था। मैं इस विषय को डीपली डिस्कस करूंगा आपके साथ जब मैं शिवाजी के विषय में पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। इसको नहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा औरंगजेब की धार्मिक नीति, ठीक है। औरंगजेब की धार्मिक नीति, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति है ना, वो क्या थी, एकदम अलग थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे जदुनाथ सरकार हुए हैं, जैसे कि महादेव गोविंद रानडे हैं, उन लोगों ने मराठों के उदय में औरंगजेब की धार्मिक नीति को एक बहुत महत्वपूर्ण कारक माना, क्योंकि वो कट्टरवाद अपना रहा था औरंगजेब, और उस वजह से क्या हुआ था, इधर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो आपके हिंदू धर्म के खिलाफ वो नीतियाँ अपनाता था, ठीक है, दूसरा सुधारात्मक आंदोलन चल रहे थे। तो इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से लोगों के मन में और अत्यधिक धर्म के प्रति भावना जागृत हुई, और वो और अत्यधिक मात्रा में क्या हुई, जुड़ने लगे, किससे, धर्म आंदोलन से, और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके विषय में, आपको इनको रफ कर दे रहे हैं, 5 कारण हो गए, आगे और लिख ले रहे हैं ऊपर। तो मराठा उदय के और कारणों को डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट कारण आएगा आपका बच्चा, जैसे कि आपका अनुभवी लड़ाकू जाति। जो मराठे थे, इन्हें युद्धों का बहुत अच्छे से अनुभव था, और एक प्रकार से लड़ाकू जाति थी। लड़ाकू जाति अपने आप में विशेषता होती है, उसके खून में, रग में लड़ना ही, लड़ाकू ही प्रवृत्ति होती है ना। तो वो क्या थी, मराठों की लड़ाकू प्रवृत्ति भी थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक और महत्वपूर्ण है, आपने सुना भी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में मराठे श्रेष्ठ थे, है ना, इनको टक्कर देने वाला बच्चा कोई भी नहीं था। और इस मामले में कमजोर कौन थे, आपके मुगल या अन्य क्षेत्रीय। गुरिल्ला पद्धति क्या थी, गुरिल्ला पद्धति ये थी कि बहुत तीव्र गति से, बहुत कम समय के लिए अचानक से आक्रमण कर देना, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहलाती थी। जैसे मान लो मुगल कोई शासक है या मुगल अधिकारी है, वो रात में कहीं अपना डेरा बनाए हुए है, अचानक से मराठी आए, तीव्र गति से आक्रमण करा, जस्ट कुछ मिनटों में उसको तहस नहस करा और अचानक से वापस चले गए। तो वो अचानक से आए, कहाँ आते कहाँ जाते कुछ पता नहीं चल पाता था। तो एक प्रकार से वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, और इस पद्धति में मराठे क्या थे, श्रेष्ठ थे। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बहुत सारे कारण जिनके चलते क्या हुआ था, मराठों का उदय हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट बना के आप लिख देंगे, जहाँ पर कारण खत्म होंगे वहाँ पर आप, एक व्यक्ति हैं ग्रांट डफ, ग्रांट डफ का स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे। तो ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड है, मतलब अचानक से लगने वाली आग मराठों का उदय है। जिस प्रकार से अचानक से कहीं भी कोई आग लग जाती है, उसी प्रकार से अचानक से मराठों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है। ये ग्रांट डफ ने कहा था। तो ये हो गए हमारे कारण, जो आपका पहला टॉपिक था उद्भव के कारण, ठीक है। अब हम मराठों के अंतर्गत दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो होगा हमारा मराठों का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है बच्चा। तो अब हम डिस्कस करेंगे, हेडिंग है आपकी मराठों का प्रारंभिक इतिहास, ठीक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल भी है, लेकिन सिलेक्टेड मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वही आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसकी आपको पूरी कहानी समझा दूंगा, ठीक है। तो मराठों का प्रारंभिक इतिहास वास्तव में शुरुआत होती है सिसोदिया वंश से, ठीक है। सिसोदिया वंश जो था आपका राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर सिसोदिया वंश था। मेवाड़ है कहाँ पर, तो वर्तमान का चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पर आपका मेवाड़ हुआ करता था, और वहाँ पर एक वंश था सिसोदिया वंश, ठीक है बच्चा। तो कौन सा वंश था यहाँ पर, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। ये था कहाँ पर, तो ये था मेवाड़ में है। और मेवाड़ वर्तमान में अगर आप मुझसे पूछो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र जो है वो मेवाड़ में आया करता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, सिसोदिया वंश पर 1303 में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। और जब यहाँ पर आक्रमण किया गया तो यहाँ के शासक थे सज्जन सिंह या सुजान सिंह, ठीक है। वो इस आक्रमण के पश्चात मेवाड़ को छोड़ करके महाराष्ट्र चले गए, ठीक। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरो बना के 303 में, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया और
यहाँ के शासक सुजान सिंह, या इनको बोलते हैं सज्जन सिंह, लिखा मिलता है सज्जन सिंह, मेवाड़ छोड़कर महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, तो वास्तव में जो ऐतिहासिकता की शुरुआत होती है मराठों की, वो कहाँ से होती है? आपकी सिसोदिया वंश आपके राजस्थान मेवाड़ से। ठीक है, और जब सज्जन सिंह या सुजान सिंह जब ये मेवाड़ छोड़ करके महाराष्ट्र चले गए तो वहाँ पर इनका गढ़ बना। अब मैं समझाता हूँ वो आगे। ठीक है, हम ऐतिहासिकता की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि शिवाजी अथवा मराठों की ऐतिहासिकता किस वंश से जुड़ी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। क्लियर? ठीक है, और आपसे पूछे कि मराठों के आदि पूर्वज, आदि मतलब समझते ना बहुत, है ना, आदि पूर्वज कौन है, तो आप सज्जन सिंह या सुजान सिंह। क्लियर? मैं इसी वाले पॉइंट को, ऐतिहासिकता को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्राम देके एक चीज़ें समझा दे रहा हूँ, अच्छा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, तो ये रहे आपके सुजान सिंह अथवा सज्जन सिंह। ठीक है बच्चों, इनकी पांचवी पीढ़ी, इनकी क्या थी, क्योंकि हमें सब नहीं पढ़ना है, पांचवी पीढ़ी की सीधे बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण वही मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवी पीढ़ी में जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो उनका नाम था उग्रसेन। क्या हुए? उग्रसेन। ठीक है, और उग्रसेन के दो पुत्र थे, एक का नाम था आपका करण सिंह, एक का नाम था करण सिंह, और दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम था शुभकरण, शुभकरण। ठीक है, तो पांचवी पीढ़ी में उग्रसेन हुए। उग्रसेन के दो पुत्र थे, एक का नाम था करण सिंह और एक का नाम क्या था? शुभकरण सिंह। और शुभकरण सिंह के जो वंशज थे, इनके दूसरे पुत्र के जो वंशज थे, वो कहलाए थे आपके कौन? भोंसले। वो कहलाए बच्चे, भोंसले कहलाए। और शुभकरण के पौत्र मतलब बेटे के बेटे, शुभकरण के पुत्र थे, उनका नाम था बालाजी भोंसले, बालाजी भोंसले। मेरी बात समझने में दोबारा समझा रहा हूं, उसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सुजन सिंह अथवा सजान सिंह, इनकी पांचवी पीढ़ी के कौन हुए थे? उग्रसेन हुए थे। उग्रसेन के दो बेटे थे, एक करण सिंह थे और एक कौन थे? शुभकरण सिंह थे। ठीक है, शुभकरण के उत्तराधिकारी, लिख देना चाहो तो ब्रैकेट में, उत्तराधिकारी भोंसले कहलाए। तो शुभकरण सिंह के उत्तराधिकारी कहलाए भोंसले कहलाए, और शुभकरण सिंह के पौत्र कौन थे? बालाजी भोंसले। ठीक है, बालाजी भोंसले। अब आप इसको नीचे कंटिन्यू करना, मैं ऊपर रफ करके ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे बना दे रहना, इसको कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट उनके पुत्र कौन हुए? बालाजी भोंसले। अब बच्चे, बालाजी भोंसले के दो पुत्र थे। बालाजी भोंसले क्या थे? दो पुत्र हुए। एक का नाम था मालोजी भोंसले, एक का नाम क्या था? मालोजी भोंसले, और एक का नाम था बिठोजी भोंसले। एक का नाम था मालोजी भोंसले और एक का नाम था बिठोजी भोंसले। मालोजी भोंसले के जो पुत्र थे उनका नाम था शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले। और शाहजी भोंसले के जो पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी। क्लियर? तो हम कहाँ तक आ गए? शिवाजी तक आ गए। मेरी बात समझ गए आप? तो अगर आपसे पूछे आदि पुरुष कौन था, आपसे पूछे कि मराठों का आदि किस वंश से संबंधित थे, या शिवाजी जो थे पैतृक मतलब पिता की तरफ से किस वंश से संबंधित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। क्लियर? मेवाड़ में, राजस्थान में था। आपसे पूछे मराठों के आदि पुरुष कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सुजान सिंह या सज्जन सिंह। ठीक है, बाकी आपको उग्रसेन वगैरह का नाम याद नहीं रखना है, अगर आप रखें तो बेहतर है, अगर अदरवाइज जीएस के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे यहाँ तक याद, बालाजी भोंसले और इनके पुत्र मालोजी भोंसले, फिर शाहजी भोंसले, फिर शिवाजी, है ना। तो आपको सुजन सिंह का नाम पता हो, सुजान सिंह का नाम पता हो, फिर आपको मालोजी भोंसले, शाहजी भोंसले, शिवाजी के विषय में पता हो। ठीक है, ये आपको क्रम पता होना जरूरी है। अगर आप पूरा याद करें तो बहुत अच्छा होगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये हो गया उनके ऐतिहासिकता क्रम।
अब जो हमें जो पढ़ना होगा वो मालोजी भोंसले से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। मालोजी भोंसले, फिर शाहजी भोंसले, फिर शिवाजी। यानी कि आज जो हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो मालोजी भोंसले को और शाहजी भोंसले तक को कवर करेंगे, और इसी के साथ ऐतिहासिकता वाला हमारा काम क्या कंप्लीट हो जाएगा, और देन हमारा तीसरा टॉपिक आ जाएगा शिवाजी। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ मालोजी भोंसले से। आप हेडिंग डालेंगे मालोजी भोंसले। टॉपिक हमारा सेकंड चल रहा है मराठों की ऐतिहासिकता अथवा मराठों का प्रारंभिक इतिहास, वही टॉपिक चल रहा है, और उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे मालोजी भोंसले को। मालोजी भोंसले हेडिंग हो गया आपके मालोजी भोंसले। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताऊं आपको, उसके बाद मैं लिख बताऊं। तो देखो, मालोजी भोंसले और उनके भाई कौन थे, बिटोजी भोंसले, इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए मतलब जीवन यापन प्रारंभ करने के लिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए इन्होंने कृषि कार्य किया। लेकिन कृषि कार्य में इन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाई, और मजबूरन इन्हें कृषि कार्य छोड़ करके एक था आपका लखुजी यादव नामक जागीरदार के यहाँ पर सैन्य कार्य करने लगे थे। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। तो मैंने बताया कि मालोजी भोंसले और बिटोजी भोंसले ने प्रारंभ में पहले कृषि कार्य किया, लेकिन कृषि कार्य में जीवन यापन बेहतर नहीं हो पाया, तो उन्होंने कृषि कार्य छोड़ दिया, और कृषि कार्य छोड़ के लखुजी यादव नामक जागीरदार के यहाँ पर सैन्य कार्य करने लगे थे, और लखुजी यादव के अंगरक्षक बन गए थे। तो यहाँ से मराठों की शुरुआत होती है सैन्य कर्मचारी या तो सैन्य अधिकारी में, मतलब इनकी दोनों भाइयों की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, पहले एक डायग्राम बना दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा मुझे बार बार लिखवाना पड़ेगा, डायग्राम में स्पष्ट हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, ये महाराष्ट्र हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात समझना, आप पहले एक पॉइंट लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ। आप लिखो जरा पहला पॉइंट इसमें मालोजी भोंसले में, तो लिखो मालोजी भोंसले तथा बिटोजी भोंसले ने जीवन यापन करने के लिए कृषि कार्य किया, लेकिन उसमें विशेष सफलता नहीं मिल पाई, जिस कारण दोनों भाइयों ने लखुजी यादव के यहाँ सैन्य कार्य किया। ठीक है, अब लखुजी यादव सैन्य कार्य किया। अब समझना, बात आती है लखुजी यादव कौन था। तो लखुजी यादव का जो प्रॉपर वंश है, लखुजी यादव जो था, ये देवगिरी यहाँ पड़ेगा आपको साउथ में, है ना, देवगिरी के यादव वंश से संबंधित था। तो वास्तव में लखुजी यादव का जो संबंध था वो देवगिरी के यादव वंश से था। दूसरी बात, अब यहाँ पर मराठों के मतलब क्या था, तो बच्चे यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर जगह है सिंधवाड़ा। क्या नाम है, सिंधवाड़ा। तो ये वास्तव में सिंधवाड़ा का जागीरदार था। लखुजी यादव कौन था, सिंधवाड़ा का जागीरदार। ठीक है, कि यहाँ सैन्य कार्य किया था। आप इसमें एरो बना के लिखेंगे पहला पॉइंट, ये वास्तविकता में देवगिरी के यादव वंश से संबंधित था। दूसरा पॉइंट इसके विषय में लखुजी यादव के सिंधवाड़ा का जागीरदार। अब सिंधवाड़ा ये वाला स्थल जो है, यहाँ पर वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बुलडाना। क्या नाम वर्तमान में, बुलडाना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो बुलडाना वर्तमान का डिस्ट्रिक्ट है, वो प्राचीन में क्या था, सिंधवाड़ा ही हुआ करता था। ठीक है, तो इसके यहाँ पर इन्होंने सैन्य कार्य किया दोनों भाइयों ने मिलकर के। लेकिन यहाँ पर इनको खास विशेष मन नहीं लगा, और इनकी मुलाकात हुई मलिक अंबर नामक व्यक्ति से। मलिक अंबर कौन था, तो मलिक अंबर ये था, मलिक यहाँ पर एक जगह है आपका अहमदनगर। यहाँ पे क्या है, अहमदनगर। ये वाला जो बिंदु समझाया मैंने आपको, ये क्या है, अहमदनगर। यहाँ पर अहमदनगर है। तो अहमदनगर का जो वजीर था उसका नाम था मलिक अंबर। तो इनकी मुलाकात किससे हुई, मलिक अंबर से। और मलिक अंबर से मिलने के बाद ये अहमदनगर चले गए। कहाँ चले गए, मालोजी भोंसले कहाँ चले गए, मलिक अंबर। और वहाँ जाकर के इन्होंने क्या करा, अहमदनगर में सैन्य कार्य को अपना लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखोगे इनके विषय में कि बाद में लखुजी यादव को, यह लखुजी यादव के यहाँ से
अहमदनगर की सेवा में चले गए। कहाँ चले गए? अहमदनगर की सेवा में चले गए। ठीक है, और जब ये अहमदनगर की सेवा में गए तो यहाँ पर जो वजीर का नाम क्या था भाई? नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। और इस मलिक अंबर ने क्या करा? लखुजी इनको मालोजी भोसले को यहाँ पर एक स्थान है पुणे, यहाँ पर स्थान क्या है? पुणे, और पुणे की जागीर प्रदान की। ठीक है, और इनको पुणे की जागीर क्या कर दी? प्रदान कर दी। तो मालोजी भोसले को इस प्रकार से पुणे की जागीर मिल गई। ठीक है, और जब इनको पुणे की जागीर मिली तो ये स्वतंत्र रूप से मतलब उसके अधीन ही शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा क्या हुआ? इनका 1620 में क्या हुआ? देहांत हुआ। 1620 में देहांत हो गया। ठीक है, इनका 1620 में क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, और इनके उत्तराधिकारी कौन बने? इनके पुत्र शाहजी भोसले। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे शाहजी भोसले को, हेडिंग डालेंगे हम लोग अब शाहजी भोसले। इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, आप ऐसा डायग्राम तो आपने बनाया होगा, मैं इसको रफ कर दूंगा, आप डायग्राम बना लो पूरा। ये पुणे हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका बीजापुर, ये क्या है आपका? बीजापुर। क्लियर? तो ये बुल्डाना, यहाँ पर कौन सी जागीर थी आपकी? ये लखुजी यादव था यहाँ पर, सिंधवाड़ा। यहाँ अहमदनगर राज्य था। ये पुणे जागीर मिली थी किसको? मालोजी भोसले को। और यहाँ पर आपका बीजापुर, बीजापुर कौन से राज्य में है? तो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आप इतना डायग्राम बना लेना कि बीजापुर में आपको समझाऊंगा अभी। क्लियर? मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हेडिंग पड़ेगी हमारी क्या? शाहजी भोसले। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी अब शाहजी भोसले। तो डाल दीजिए आप लोग भी हेडिंग शाहजी भोसले। मैं समझाता हूँ इनके विषय में आपको, शाहजी भोसले के विषय में। ठीक है, शाहजी भोसले की बात करते हैं। तो शाहजी भोसले जो थे ये पुत्र थे किसके? मालोजी भोसले के। ठीक है, मालोजी भोसले के पुत्र थे कौन? शाहजी भोसले। क्लियर? दूसरी बात, अब इनके विषय में बेसिक बातें करें शाहजी भोसले के विषय में। तो इनका 1590 में क्या हुआ? जन्म। 1590 में क्या हुआ था? जन्म हुआ। और 1605 में इनका विवाह हुआ। 1605 में क्या हुआ बच्चा? विवाह। और जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो वो सभी आपको पता है कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई थी, क्योंकि शिवाजी इनके पुत्र थे और जीजाबाई क्या थी? शिवाजी की माता। ठीक है, तो अब आपसे पूछने लगे कि शिवाजी की माता जो थी वो किस वंश से संबंधित थी। तो मैं आपको बताऊं, जो भी मैंने आपको बताया था लखुजी यादव, बताया था ना लखुजी यादव। तो ये लखुजी यादव की पुत्री थी। कौन थी? जीजाबाई लखुजी यादव की पुत्री थी। और क्या था? ये पुत्री थी इनकी, साथ में दूसरा क्या कहते हैं, जीजाबाई जो थी उनकी माता भी थी। दूसरा अगर पूछे कि जीजाबाई किस वंश से संबंधित थी, तो आपका वंश हो जाए, आपका आंसर देवगिरी के यादव वंश से। ठीक है, जीजाबाई का संबंध किससे था? देवगिरी के यादव वंश से था। क्लियर? आगे बात करें। ठीक है, अब ये 1605। अच्छा, मैं आप थोड़ी आपको वैसा आपको आगे बताऊंगा। जो जीजाबाई जो थी है ना, जीजाबाई शिवाजी की माता थी। बाद में आगे चल के शाहजी भोसले ने तुकाबाई के लिए इनको छोड़ दिया था, है ना, इनको परित्याग कर दिया, छोड़ देने का परित्याग कर दिया था। ठीक है, और कौणदेव सिंह दादा थे शिवाजी के, उन्होंने पालन पोषण किया था पुणे में रह करके शिवाजी का। ठीक है, और जीजाबाई भी वहीं जाकर के रहने लगी थी। तो इस विस्तार से बताऊंगा शिवाजी पढ़ाते समय, तब इनके विषय में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल शाहजी भोसले आप फिलहाल इतना याद कर सकते हो कि शाहजी भोसले ने आगे चल के जीजाबाई का परित्याग कर दिया था। क्लियर? अब बात करते हैं 1620 की। 1590 में जन्म हुआ, 1605 में विवाह हो गया, और 1620 में क्या बने? ये उत्तराधिकारी बने अपने पिताजी मालोजी भोसले के। क्लियर? पुणे की जागीरदार के उत्तराधिकारी बन गए थे। लेकिन यहाँ पर 1620 में एक कॉन्सेप्ट आया नया, उसको समझना। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक, वो मैं आपको समझाऊँ। तो 1620 में क्या हुआ बच्चा? 1620 में यह हुआ कि ये जो थे शाहजी भोसले जो थे मुगल दरबार गए। कहाँ गए? मुगल दरबार। शाहजी भोसले कहाँ गए थे? मुगल दरबार गए। ठीक है, कब गए थे? 1620 में। जब शाहजी भोसले मुगल दरबार पहुंचे तो वहाँ मुगल शासक कौन था? कौन होगा इस समय मुगल शासक? तो उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि वो प्रथम मुगल शासक कौन था जिसके दरबार में सर्वप्रथम मराठे सेवा में आए थे। तो पहली बार मराठे मुगलों की सेवा में जो आए थे, या मुगलों के मतलब सेवा में कार्य करने गए थे, तो वो पहली बार शाहजी भोसले गए थे और 1620 में गए थे। शासक कौन था? जहांगीर था।
ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यहाँ पर इसमें एरो बना करके ये लिख देना, ये मुगल शासक है आपका कि प्रथम बार या पहली बार, प्रथम बार मराठे मुगलों की सेवा में आए। ठीक है। और दूसरा प्रश्न यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने मराठों को सर्वप्रथम लगाना, इसमें सर्वप्रथम उमरा वर्ग में सम्मिलित किया। ठीक है। तो ये दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला कि प्रथम बार मराठा किस मुगल शासक के समय में सेवा में आए, दूसरा ये पूछता है कि ये कौन मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था। तो उमरा वर्ग क्या होता है? उमरा वर्ग अधिकारियों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ ए ऑफिसर। ठीक है, अधिकारियों का समूह होता है। इसी ग्रुप में सर्वप्रथम जहांगीर ने शाहजी भोंसले को शामिल किया, ने मराठों को शामिल किया था। ठीक है। तो ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इनको विशेष रूप से याद रखोगे। ठीक है। आगे चल के क्या हुआ, शाहजी भोंसले मुगल दरबार से वापस आ गए, और जब ये वापस आए तो इनका युद्ध हुआ, किससे? मुगलों से ही। ठीक है। तो एक युद्ध हुआ था 1624 में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे तो इसका नाम है भातवाड़ी, अथवा इसको कई बार मरवाड़ी लिखा होता है, मरवाड़ी, भातवाड़ी अथवा मरवाड़ी का युद्ध। मेरी बात समझना आप। 1620 में गए, उसके बाद वापस आ गए। बाद में इनका क्या हुआ, मुगलों से युद्ध हुआ था। और कब हुआ था युद्ध? तो वो हुआ था बच्चा 1624 में। आपसे पूछे किस किस के मध्य हुआ था, तो आप बताओगे मुगल प्लस आप बताओगे अहमदनगर राज्य। अहमदनगर राज्य क्यों? क्योंकि शाहजी भोंसले बाद में किसकी सेवा में आए थे, लौट करके मुगलों के बाद अहमदनगर आ गए थे। तो मुगलों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो क्या था, महावत खान ने, महावत खान। और अहमदनगर की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किया दो लोगों ने, एक तो करा मलिक अंबर। मलिक अंबर कौन था? मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। और दूसरा किसने करा? शाहजी ने, शाहजी भोंसले ने किया। ठीक है। और इस युद्ध में जो विजयी हुए, विजयी कौन हुए बच्चा? तो विजय हुए कौन? अहमदनगर राज्य की विजय हुई। अहमदनगर राज्य क्या हुआ? जीत गया। हमारा मुगल क्या हो गए? हार गए। ठीक है। लेकिन इस विजय में शाहजी भोंसले को बहुत सम्मान बढ़ा। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ गया। और अहमदनगर राज्य में प्रमुख व्यक्ति उभर करके कौन आए? शाहजी भोंसले। और इनके प्रभुत्व बढ़ने से किसको आघात पहुंचा? मलिक अंबर को, क्योंकि वो वजीर था। तो मलिक अंबर जो था शाहजी भोंसले से ईर्ष्या करने लगा। इसीलिए फिर क्या हुआ, शाहजी भोंसले ने 1625 में अहमदनगर राज्य को छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए? बीजापुर, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया था, है ना, बीजापुर कर्नाटक राज्य में चले गए। ठीक है। और 1625 से 1629 तक ये जो थे शाहजी भोंसले कहाँ रहे? बीजापुर ही रहे। और 1629 में 1629 में पुनः, है ना, अहमदनगर वापस आए। ठीक है। इसके पश्चात 30 में वहां पर 29 में वापस आ गए। उसके बाद 1630 से 1632 तक शाहजी भोंसले कहाँ रहे? मुगल दरबार में रहे, मुगल दरबार चले गए। इन 2 वर्षों के लिए कहाँ गए? मुगल दरबार, दिल्ली आ गए। और इस समय जो शासक था, शासक कौन होगा? 30 से 32 तो आप समझ गए होंगे कौन होगा? शाहजहां। शासक कौन था? शाहजहां। और शाहजहां ने क्या करा? शाहजहां ने यह करा कि शाहजी भोंसले को 5000, है ना, 5000 का मनसब प्रदान किया, 5000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है। और इस प्रकार से 1632 लिखना है, 30 से 32 में क्या हुआ, उनकी वापसी हो गई। ठीक है। और 32 में शाहजी भोंसले फिर पुनः कहाँ आ गए? अहमदनगर आ गए थे। और जब शाहजी भोंसले 1632 में अहमदनगर पहुंचे तो उन्होंने देखा, जब वो पहुंचे तो उनके सामने मुतर्जा फर्स्ट उस समय शासक था। आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 1632 डैश, देखिए लिखेंगे आप मतलब 1632 में बता रहा हूँ इस बार घटना घटी, घटना क्या घटित हुई थी। तो जो आपका अहमदनगर था, अहमदनगर के शासक मुतर्जा फर्स्ट की मृत्यु,
कि क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो शाहजी भोंसले ने क्या करा, इसकी मृत्यु के पश्चात एक मुतरजा सेकंड को शासक बना दिया। कहाँ का, अहमदनगर राज्य का। क्लियर। थोड़ा ना गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा लग रहा है ना, ठीक है। तो मुतरजा सेकंड को शासक बना दिया था। अब उसके बाद देखना शाहजी भोंसले के विषय में मैं आपको बताऊं, इन्होंने 1634 से 1636 तक इनका विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1634 से 1636 तक बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था मुगलों से। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अहमदनगर राज्य यानी कि अहमदनगर राज्य का, क्योंकि अहमदनगर राज्य को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अब, और जो पूरी पावर थी वो किसके हाथ में थी, शाहजी भोंसले के हाथ में थी। तो 1634 से 1636 के मध्य है ना, मुगलों के और अहमदनगर राज्य के बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया। और प्रमुख रूप से विवाद किसके मध्य था, मुगलों के और शाहजी भोंसले के मध्य ही था, क्योंकि अहमदनगर में जो सुपर पावर थी कौन थी, शाहजी भोंसले थे। तो इस प्रकार से इन दो वर्षों के मध्य बहुत सारे युद्ध हुए थे, लेकिन फाइनली कोई ना जीत पाया ना हार पाया। लेकिन कहीं ना कहीं शाहजी भोंसले को बहुत सारे अहमदनगर के किले मुगलों को सौंपने पड़े, और लास्ट में फिर ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई युद्ध में, है ना। तो फिर शाहजी भोंसले ने क्या करा, मतलब मुगलों ने क्या करा, अहमदनगर राज्य को, पूरे अहमदनगर राज्य को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि शाहजहां के समय अहमदनगर राज्य को किस में मिला लिया गया था, मुगलों की सीमा में मिला लिया गया, और अहमदनगर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व क्या हुआ बच्चा, समाप्त हो गया। और 1636 में 1636 में शाहजी भोंसले कहाँ चले गए, बीजापुर, और बीजापुर में जाकर के अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया। अहमदनगर राज्य खत्म हुआ था, तो अब वो कहाँ चले गए, बीजापुर। ठीक है, अब हम बीजापुर जाकर रहेंगे, तो बीजापुर जाकर रहने लगे, और बीजापुर को उन्होंने अपनी बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। ठीक है, फाइनली 1664 में शाहजी भोंसले का देहांत हो जाता है, जिसका कारण ये था कि वो एक हिरण का शिकार कर रहे थे, और शिकार करते समय घोड़े से क्या हुए थे, शाहजी भोंसले गिर गए थे, जिसके कारण शाहजी भोंसले का देहांत हो गया। क्लियर। तो ये था हमारे दो टॉपिक आज के। एक तो था आपका मराठों का उदय था, और दूसरा क्या था, मराठों का प्रारंभिक इतिहास। ठीक, इन दो टॉपिक को कवर करने के बाद अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा शिवाजी। तो अब उसमें मैंने आपको बताया था शिवाजी को हम दो पक्षों में तोड़ के पढ़ेंगे, पहला उनका जीवन और दूसरा उनका प्रशासन। ठीक है, जीवन में 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। प्रथम भाग में हम लोग कवर करेंगे उनका जीवन परिचय और प्रारंभिक विजय, और जिनके प्रारंभिक विजय थी वो विशेष तौर से कहाँ से, दक्षिण भारत से जुड़ी थी, बीजापुर से जुड़ी थी। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो डिस्कस करेंगे वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।